हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में, ख़ास तौर से सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग के बारे में चर्चा करेंगे। कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र। कंप्यूटर लैंग्वेजेस कंप्यूटर और यूज़र के विचकार कम्युनिकेशन के लिए बनाई गई हैं। यूज़र कंप्यूटर से अपने अकॉर्डिंग कोई काम करवाना चाहता है तो उसके लिए वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस की सहायता से उसे इंस्ट्रक्शंस प्रदान करता है और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग यूज़र के लिए काम करता है। इन लैंग्वेजेस की सहायता से जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं उन इंस्ट्रक्शन के कॉम्बिनेशन से प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनते हैं जिससे हम अपनी या दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यूज़र ने जो काम कंप्यूटर से करवाना है उसके लिए वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंस्ट्रक्शन लिख के प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाता है। वो सॉफ्टवेयर बनाने के बाद कंप्यूटर को काम करने के लिए दिया जाता है। कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करता है और उसका रिजल्ट या आउटपुट यूज़र को प्रदान करता है। आइए अब हम अलग अलग तरह की कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में जानकारी हासिल करें। कंप्यूटर लैंग्वेजेस को 2 या 3 ब्रॉड कैटेगरीज में वर्गीकृत किया जा सकता है: मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। अगर हमने इसे 2 वर्गों में वर्गीकृत करना है तो हम कहेंगे लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। आइए सबसे पहले हम इन 3 के बारे में वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। बट लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं इसके बारे में भी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। मशीन और असेंबली लैंग्वेजेस को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन दोनों लैंग्वेजेस में अगर आप प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हार्डवेयर की लो लेवल टेक्निकल डिटेल्स के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। अदरवाइज आप इन लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। ये दोनों लैंग्वेजेस इसीलिए सिस्टम प्रोग्राम बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं, परंतु इन लैंग्वेजेस में सिर्फ वही पर्सन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं जो टेक्निकली हार्डवेयर लेवल में साउंड होते हैं। आम व्यक्ति इनमें प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए एक नई कैटेगरी हाई लेवल लैंग्वेजेस तैयार की गई। इस लैंग्वेज में एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाए जाते हैं। इस लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए किसी भी तरह के लो लेवल टेक्निकल स्किल की ज़रूरत नहीं है। आइए अब इन लैंग्वेजेस के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करें। मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, ए लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स 0 and 1 इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। यह लैंग्वेज केवल 2 डिजिट्स 0 and 1 से बनती है। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यह लैंग्वेज कंप्यूटर द्वारा सीधे तौर से समझी जाती है। भाव इसको समझने के लिए कंप्यूटर को किसी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंप्यूटर इसको बिना किसी ट्रांसलेशन के आसानी से समझ सकता है, क्योंकि कंप्यूटर बेसिकली 0 और 1 पे ही काम करता है। टेक्निकल हार्डवेयर नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड। जैसे कि हमने पहले भी बताया है, इस लैंग्वेज में अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो सबसे पहले आपको उस हार्डवेयर की टेक्निकल डिटेल्स, लो लेवल डिटेल्स पता करनी होंगी जिसके लिए आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। अब क्योंकि एक पर्टिकुलर मशीन के अकॉर्डिंग आपने प्रोग्राम बनाना है तो जो प्रोग्राम बनेगा वो उसी तरह की आर्किटेक्चर वाली मशीनों पर ही चलेगा। हर तरह की आर्किटेक्चर वाली मशीनों पे ये प्रोग्राम नहीं चलाए जा सकते। डिफ़िकल्ट टू लर्न। इन
लैंग्वेजेस को सीखना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हर एक इंस्ट्रक्शन 0 और 1 में दी जाती है, इसलिए एक भी 0-1 में कोई गड़बड़ हो गई तो उसको ढूंढना और मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है कि इन लैंग्वेजेस को सीखना या उनमें मॉडिफिकेशंस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। यह लैंग्वेजेस ज़्यादातर सिस्टम प्रोग्राम बनाने के लिए, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इंग्लिश लाइक कोड्स का प्रयोग करके प्रोग्रामिंग करती है। इन कोड्स को निमोनिक कोड्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको असेंबली लैंग्वेजेस की प्रोग्रामिंग में अलग अलग काम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के कोड्स को निमोनिक कोड्स कहा जाता है। इन लैंग्वेजेस को सीखना आसान है। क्यों आसान है? आप देख ही रहे हो, ये कोड्स इंग्लिश के कोड्स हैं। इन कोड्स को याद रखना या इनमें कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको ढूंढना या उसको मॉडिफाई करना आसान होता है, इनको समझना आसान होता है। बट इन लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग के लिए मशीन लैंग्वेज की तरह आपको पहले टेक्निकल हार्डवेयर की लो लेवल डिटेल्स जाननी पड़ेंगी, तभी आप इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इनमें डेवलप किए गए प्रोग्राम भी मशीन डिपेंडेंट हैं, क्योंकि आपने जो प्रोग्राम बनाया है असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग करके, वो सिर्फ़ और सिर्फ उस पर्टिकुलर हार्डवेयर के अकॉर्डिंग ही बनाया है, और जो प्रोग्राम बनेगा उस हार्डवेयर वाली मशीनों पर ही चलेगा। हर तरह के मशीन पे आप इनके प्रोग्राम नहीं बना सकते। असेंबलर इज यूज टू ट्रांसलेट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये प्रोग्राम कंप्यूटर समझेगा कैसे, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ 0 और 1 ही यूज़ करता है। तो उसके लिए इस लैंग्वेज में लिखे गए कोड को 0-1 में ट्रांसलेट किया जाएगा। उसके लिए एक और प्रोग्राम बनाया गया जिसे असेंबलर कहा जाता है। इस असेंबलर का काम असेंबली लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करना होता है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, असेंबलर को असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनपुट के तौर पे दिया जाता है, फिर असेंबलर उसको ट्रांसलेट करके मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट कर देता है, जिसे बाद में कभी भी रन किया जा सकता है। यह ऑब्जेक्ट कोड कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाता है और जिसको ज़रूरत पड़ने पर CPU को एग्जीक्यूशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इस लैंग्वेज का प्रयोग भी सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए ही किया जाता है। मशीन एंड असेंबली लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेजेस भी कहा जाता है, बिकॉज लो लेवल टेक्निकल डिटेल्स आर इसेंशियल फॉर प्रोग्रामिंग। क्यों लो लेवल कहा जाता है? क्योंकि लो लेवल जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो प्रोग्रामिंग के लिए अनिवार्य हैं। उनके बिना कोई भी प्रोग्रामर इन लैंग्वेजेस को यूज़ करके प्रोग्राम नहीं बना सकता। हाई लेवल लैंग्वेजेस में अल्फ़ान्यूमेरिक कोड्स जैसे एडिशन के लिए प्लस या सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस एक्सेट्रा यूज़ करते हैं। इन कोड्स को अल्फ़ान्यूमेरिक कोड्स कहा जाता है। इनकी हेल्प से, या इंग्लिश लाइक कोड्स भी यूज़ होते हैं, इनकी हेल्प से हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम बनाते हैं। इन लैंग्वेजेस को प्रयोग करने के लिए किसी भी तरह की टेक्निकल लो लेवल हार्डवेयर की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए इनके प्रोग्राम मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। अर्थ, इनमें बनाए गए प्रोग्राम किसी भी आर्किटेक्चर वाले हार्डवेयर पे चलाए जा सकते हैं। इनको लर्न करना या इनमें मॉडिफिकेशंस करना भी आसान है। इन लैंग्वेजेस को ज़्यादातर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
अब यह लैंग्वेजेस भी कंप्यूटर द्वारा सीधे तौर से नहीं समझी जा सकती, इसलिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स का प्रयोग करते हुए इन लैंग्वेजेस में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, कंपाइलर को हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम इनपुट के तौर पे दिया जाता है। कंपाइलर ने उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके उसके ऑब्जेक्ट कोड में स्टोर कर देना है, जिसे कभी भी रन किया जा सकता है। बट इंटरप्रेटर के केस में हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके तभी के तभी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और उनका ऑब्जेक्ट कोड स्टोर नहीं होता। कंपाइलर सारे प्रोग्राम को एक बार में रीड करके उसको ट्रांसलेट करके ऑब्जेक्ट कोड में स्टोर कर देता है, जिसको बाद में कभी भी रन किया जा सकता है। अर्थात प्रोग्राम को बार बार कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि इंटरप्रेटर के केस में प्रोग्राम में लिखी हर इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके तभी के तभी एग्जीक्यूट किया जाता है और उसका कोड हमारे पास स्टोर नहीं होता। इसलिए जब जब हमने प्रोग्राम को रन करना है तब तब उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट किया जाएगा लाइन बाय लाइन और एग्जीक्यूट किया जाएगा। बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा एक्सेट्रा, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस की एग्जांपल्स हैं। कुछ लैंग्वेजेस कंपाइलर यूज़ करती हैं, कुछ इंटरप्रेटर। जैसे बेसिक लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटर यूज़ करती है, सी प्लस प्लस वगैरह कंपाइलर यूज़ करती है, बट जावा दोनों का ही प्रयोग करती है। दोनों के अलग अलग काम है जावा में। वो जब आप जावा के बारे में स्टडी करोगे आपको पता लग जाएगा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या क्या काम करते हैं जावा में। सी और सी प्लस प्लस में कंपाइलर का काम सिंपल प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके ऑब्जेक्ट कोड में स्टोर कर देना है, जिसको हम बाद में कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आइए अब हम सी लैंग्वेज के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में या उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी शुरू करते हैं। C language has a special place among all the computer programming languages due to its capabilities. अपनी क्षमताओं के कारण C का प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक महत्वपूर्ण, एक विशेष स्थान है। जैसे कि हमने इससे पहले किया है कि लो लेवल लैंग्वेजेस सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए ही यूज़ होती हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए। बट C एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे दोनों तरह के प्रोग्राम बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए इसे मिडिल लेवल लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अर्थात इस लैंग्वेज में छोटे और बड़े इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो स्मॉल और कैपिटल लेटर्स, उन दोनों में अंतर होता है। सी लैंग्वेज दोनों में अंतर मानती है। जैसे आपने कोई वर्ड रोल नंबर स्मॉल लेटर्स में लिखा एंड एक वही वर्ड कैपिटल लेटर में रोल नंबर लिखा, तो सी के लिए दोनों अलग अलग शब्द हैं। सी इन दोनों में अंतर मानती है, इसलिए कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो केसेस के कारण शब्दों में अंतर करती हो उसे केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहा जाता है। यह लैंग्वेज डेनिस रिची द्वारा बेल लेबोरेटरी में 1970 के दशक में तैयार की गई थी। अब आप कहोगे कि इसका सी लैंग्वेज कैसे पड़ा, अजीब नाम है सी। तो उसका कारण है कि इस लैंग्वेज को बनाने के लिए बी लैंग्वेज को मॉडिफाई किया गया था, जिसे उस टाइम BCPL बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता था। इसलिए बी का मॉडिफाइड वर्जन, नेक्स्ट वर्जन, बी के अगला अल्फ़ाबेट क्या हुआ, सी। इसी कारण इस लैंग्वेज को सी लैंग्वेज भी कहा जाता है। आइए अब हम सी के प्रोग्राम के लिए अलग अलग तरह के एडिटर्स एंड आईडीज़ के बारे में जानकारी हासिल करें, जिनकी सहायता से हम सी के प्रोग्राम को लिख सकते हैं। सी में लिखे गए प्रोग्राम को सोर्स कोड भी बोला जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज में, एक्चुअल में हाई लेवल लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज में अगर आप कोडिंग लिखते हो तो उस कोड को सोर्स कोड बोला जाएगा। एडिटर्स क्या होते हैं? एडिटर्स वो प्रोग्राम होते हैं जो किसी लैंग्वेज के सोर्स कोड को लिखने में सहायता करते हैं। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनके अपने खुद के एडिटर्स हैं, बट कई लैंग्वेजेस हैं जिनका अपना कोई एडिटर नहीं है। जैसे जावा का प्रोग्राम आप किसी भी एडिटर में लिख सकते हो, बट सी और C++ अपने एडिटर खुद प्रोवाइड करते हैं
आपको प्रोग्रामिंग के लिए किसी स्पेशल एडिटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो IDEs को सपोर्ट करती हैं। C++ के अपने IDE हैं। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यह एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें हम उस लैंग्वेज के कोड को लिख सकते हैं और वही इंटरफेस हमें बहुत सारे और टूल जिसके साथ हम प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, टेस्टिंग या डिबगिंग का काम कर सकते हैं, ये सब एक ही जगह प्रोवाइड करवाते हैं। उन प्रोग्राम्स को IDE बोला जाता है। जितने भी मॉडर्न IDE हैं वो बहुत यूज़र फ्रेंडली हैं। यूज़र को बहुत कम कोडिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर कोडिंग अपने आप आ जाती है, सिर्फ यूज़र ने लॉजिक बिल्डिंग के अकॉर्डिंग अपना काम करना होता है। ज़्यादातर कोडिंग का काम IDE अपने आप इंटेलिजेंस वगैरह फीचर्स हैं जो यूज़र को अपने आप कोड प्रोवाइड करती रहती है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो C के लिए या C++ के लिए IDEs प्रोवाइड किए गए हैं। टर्बो C, टर्बो C++, कोडब्लॉक्स, एक्लिप्स, कोडलाइट, नेटबीन्स, डेव C++ एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे IDE हैं जो हमें C++ की प्रोग्रामिंग के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। टर्बो C वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट IDE है जो हमें C या C++ की प्रोग्रामिंग के लिए प्रोवाइड किया गया है। टर्बो C और टर्बो C++। कोडब्लॉक्स नया विंडो बेस्ड IDE है जो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, यूज़र को काफ़ी आसानी से विंडो एनवायरनमेंट में प्रोग्रामिंग के लिए हेल्प करता है। आइए इन दोनों IDEs के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। टर्बो C और C++, यह है IDE आपको टर्बो C++ का है। टर्बो C का IDE भी देखने में लगभग ऐसा ही होता है। C++ के IDE में आप C के प्रोग्राम भी बना सकते हैं और C++ के भी बना सकते हैं। इसमें यह आपको एडिटर शो करवाया गया है जिसमें आप C का कोड लिखेंगे और इसी में बाकी टूल्स इसको कंपाइल या रन करने के लिए भी प्रोवाइड किए गए हैं, इसलिए इसको IDE बोला जाता है। यह कोड ब्लॉक है, मॉडर्न IDE है C और C++ प्रोग्रामिंग के लिए। इसमें भी आप बड़ी आसानी से विंडो एनवायरनमेंट में C और C++ के प्रोग्राम बना सकते हैं। यह थर्ड वन एक्लिप्स CDT, इसको भी C डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। यह भी ओपन सोर्स है। C के प्रोग्राम की स्ट्रक्चर, आइए अब हम देखते हैं C का प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। C का प्रोग्राम बनाने के लिए यह एक बेसिक स्ट्रक्चर है। किस चीज़ को क्यों प्रयोग किया गया है इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे, बट आपको बेसिकली इस स्ट्रक्चर को याद रखना पड़ेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये सारी चीज़ें क्यों लगाई जाती हैं, किसका क्या कारण है, आपको क्लियर होता रहेगा। ये दो फाइलें हैं जो हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं। ये पहले से ही C में मौजूद हैं, इनको हेडर फाइल्स बोला जाता है। C के प्रोग्राम ने जो काम करना है उसके लिए हम मेन फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे इंट लिखा हुआ है पहले, यहाँ से मेन फंक्शन इस कर्ली ब्रैकेट से शुरू होगा और इस कर्ली ब्रैकेट तक काम करेगा। यह मेन फंक्शन की बॉडी कहलाती है। इसमें आप जो कुछ लिखोगे वो सारा कुछ C ने एग्जीक्यूट करना है। C का हर एक प्रोग्राम मेन फंक्शन से ही शुरू होता है। यहाँ पे सबसे पहले डिक्लेरेशंस दी जाती हैं। यहाँ पे क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगाया है हमने, जो आपके स्क्रीन को काम करने से पहले क्लियर कर देगा ताकि आपके प्रोग्राम में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, स्क्रीन साफ़ हो जाएगी। यहाँ पे आपने जो काम करवाना है वो आप लिख सकते हो, उसके बाद रिटर्न आकर यहाँ से आपका प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। रिटर्न क्यों लगाया गया है, गेट ch क्यों लगाया गया है, ये सारी बाद में हम टाइम आने पे डिस्कस करेंगे जब हम फंक्शंस वाला चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट है C प्रोग्राम स्ट्रक्चर। C के प्रोग्राम की स्ट्रक्चर है ये। दूसरी स्ट्रक्चर है, पहले हमने इंट मेन से और रिटर्न लगा के फंक्शन बनाया था। हम टर्बो C++ में वॉइड मेन के साथ भी C का प्रोग्राम बना सकते हैं।
वर्ड मेन, करली ब्रैकेट शुरू, करली ब्रैकेट बंद, बाकी सारा कुछ वैसे ही है, सिर्फ इंट की जगह वर्ड और रिटर्न को हटा दें। दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर आप फॉलो कर सकते हो। आइए एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं जो कि टर्बो सी में बनाया गया है। इसमें हमने हेलो वर्ड को स्क्रीन पे दिखाने के लिए प्रोग्राम बनाया। जो हमने पिछली स्क्रीन्स पे सी के प्रोग्राम की स्ट्रक्चर की थी, उसमें हमने सिर्फ एक नई पॉइंट लाइन ऐड की है, प्रिंट एफ। यह एक इंस्ट्रक्शन है जो इस मैसेज को मॉनिटर की स्क्रीन पे दर्शाने के लिए प्रयोग की गई है। इस को जब CPU द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा तो CPU या कंप्यूटर इस इंस्ट्रक्शन को मॉनिटर स्क्रीन पे सेंड करेगा, हेलो वर्ड, जैसे ये आपको दिखाया गया। ये आउटपुट स्क्रीन है इस प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके जब हम इसके आउटपुट चेक करेंगे तो हमारे पास यह आउटपुट आएगी। बेसिकली दो स्टेप हैं। जैसे मैंने आपको आपसे कोई काम करवाना है तो मैंने आपको वो इंस्ट्रक्शन लिख के दे दी, ये वो स्टेप हो गया। फिर आप उन इंस्ट्रक्शन को पढ़ के वैसे वैसे काम कर रहे हो, ये वो वाला काम हो गया। ये इंस्ट्रक्शन आपने किस लिए लिखी? CPU के लिए। इस मोड पे जब CPU इसके ऊपर काम करेगा तो इन इंस्ट्रक्शन को रीड करते, वन बाय वन रीड करते हुए वो काम करेगा। जैसे मेन से काम शुरू किया, सबसे पहले स्क्रीन साफ कर दी, जो भी स्क्रीन पे था पहले वो सारा क्लियर कर दिया। फिर उसने हेलो वर्ड शो किया और फिर स्क्रीन पॉज हो चुकी, फिर आप उससे बाहर आ गए। ये काम करके आप वापस इसी स्क्रीन पे आ जाओगे। हाउ टू सेव एंड एग्जीक्यूट। किसी भी सी का प्रोग्राम को बनाने या एग्जीक्यूट करने के लिए टर्बो सी में क्या स्टेप यूज़ करेंगे वो दिए गए हैं। सबसे पहले एक नई फाइल क्रिएट की जाएगी, फिर सोर्स कोड उसमें लिखा जाएगा, फिर उसको सेव किया जाएगा। F2 करके आप सेव कर सकते हो, फाइल में जाके सेव ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। फिर फाइल का नेम और उसकी एक्सटेंशन .c लिखी जाएगी ताकि पता चल जाए कि ये सी की फाइल है। कंपाइल करेंगे, फिर उसके बाद Alt+F9 करके कंपाइल कर सकते हो। कंपाइल करने के बाद ऑब्जेक्ट कोड बन जाएगा, फिर उसको रन करने के लिए आप Ctrl+F9 प्रेस करोगे। अगर आपको आउटपुट स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, ब्लैक स्क्रीन जो हमने पीछे डिस्कस किया था, अगर वो आपको नहीं दिखाई दे रही तो आप Alt+F5 करके उसे देख सकते हो। नाउ अब कोड ब्लॉक्स में हम देखेंगे कि यही प्रोग्राम कैसे बनेगा। इसमें हमने हेलो फ्रॉम सी के लिए एक प्रोग्राम बनाया है। यहाँ से मेन फंक्शन शुरू हुआ। इसमें आपको क्लियर स्क्रीन फंक्शन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हर बार जब भी प्रोग्राम चलाएगा क्लियर स्क्रीन कर देगा। हेलो फ्रॉम सी प्रिंट एफ। प्रिंट एफ का काम क्या है? मॉनिटर स्क्रीन पे मैसेज शो कराना। यह मैसेज उसने मॉनिटर स्क्रीन पे हेलो फ्रॉम सी शो करवा दिया। उसके बाद प्रोग्राम पूरा हो गया और हमें इस स्क्रीन पे वापस ले आया। इस स्क्रीन पे वापस आने के लिए जैसे यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे दिखाया गया कि लिखा हुआ प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, कि आप कोई भी कीबोर्ड से की प्रेस कीजिए और आप वापस इस डिज़ाइन वाली या कंपाइल टाइम स्क्रीन पे आ जाएंगे। इसको रन टाइम स्क्रीन बोलते हैं, जहाँ पे CPU प्रोग्राम को रन करता है। इसको डिज़ाइन टाइम या कंपाइल टाइम कहेंगे, जहाँ पे हम प्रोग्राम को डिज़ाइन या कंपाइल करते हैं, सोर्स कोड लिखते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इसमें कोड ब्लॉक में कैसे सी का प्रोग्राम बनाएंगे और कंपाइल या सेव करेंगे। न्यू फाइल बनाई, फाइल मेनू में जाके न्यू पे क्लिक करके उसमें सोर्स कोड टाइप किया, फिर Ctrl+S की हेल्प से या फाइल में सेव की हेल्प से आपने उसको सेव किया। फाइल का नाम दे के .c एक्सटेंशन दे दी, फिर उसको कंपाइल एंड एग्जीक्यूट किया। उसके लिए आपने बिल्ड मेनू में जाकर बिल्ड एंड रन ऑप्शन को चूज़ करना है या कीबोर्ड से सिंपल F9 की प्रेस कर सकते हो। आइए अब हम एक प्रोग्राम की एग्जांपल देखते हैं कि हमें प्रोग्राम बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। यह प्रोग्राम किसी लैंग्वेज से कंसर्न नहीं देख रहे हैं हम, इसको हम जनरल प्रोग्राम मानकर उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए उस चीज़ को समझेंगे। जैसे मॉनिटर की स्क्रीन पे आपके सामने आया कि एंटर आइटम कोड। आइटम का कोड क्या है? आप मान लो किसी शॉपिंग
के लिए किसी मॉल में या किसी दुकान पे गए हो, वहाँ पे ये प्रोग्राम काम कर रहा है। वहाँ पे स्क्रीन पे पूछा गया कि आइटम का कोड क्या है, आपने कोई भी कोड मान लीजिए भर दिया 1001 लाइक समथिंग। फिर आपसे पूछा गया जब एंटर करोगे एंटर आइटम प्राइस, इसका प्राइस क्या है, आपने टाइप कर दिया 1284। उसके बाद एंटर किया, एंटर आइटम क्वांटिटी पूछ रहा है कितनी क्वांटिटीज़ उस की परचेज की गई हैं, मान लो 1। फिर उसका डिस्काउंट है जो उसने अपने आप कैलकुलेट कर दिया 10%, ये हमने नहीं भरा, ये उसने खुद कैलकुलेट किया है। फिर उसने नेट अमाउंट मीन्स जो आइटम का प्राइस था उसमें से डिस्काउंट निकाल दिया और हमारे पास जो नेट अमाउंट है वो आ गया। अब ये सारी चीज़ें, ये जो वैल्यूज़ हैं ये कहाँ पे स्टोर होती हैं, मेन मेमोरी में। जैसे कि ये दिखाया गया, ये चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी स्क्रीन पे, ये सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए बताया कि जब आप ये प्रोग्राम चला रहे हो तो ये सारी वैल्यूज़ मेमोरी में स्टोर होती हैं, मेन मेमोरी में रैम में स्टोर होती हैं। इन सब वैल्यूज़ को मेमोरी में एक नाम दिया जाता है, कोई भी नाम हो सकता है। जैसे हमने ये कोड के लिए स्टोर किया है तो इसका नाम कोड दे दिया, ये प्राइस, ये नाम प्रोग्रामर ने डिसाइड करना है कि किस वैल्यू को किस नाम से यूज़ करना है, उसी के अकॉर्डिंग वो मेमोरी में उन वैल्यूज़ को नाम देगा। इन सब वैल्यूज़ को जो नाम दिए गए हैं, जो ये मेमोरी लोकेशंस हैं, वो सब वेरिएबल्स कहलाती हैं। मींस अगर हमने प्रोग्रामिंग करनी है तो हमें वेरिएबल्स यूज़ करने पड़ेंगे जिसमें हम अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करके रख सकते हैं, कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ मैसेजेस शो करवाए हैं। ये मैसेजेस आपको बता रहे हैं कि आपने क्या इनपुट करवाना है और आपको क्या शो हो रहा है, और आपसे कुछ इनपुट ली गई हैं। यूज़र ने अपनी ओर से कुछ वैल्यूज़ भरी, इनको इनपुट, कीबोर्ड से वैल्यूज़ भरी हैं, इनको इनपुट्स बोला गया है। फिर इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग उसने खुद कैलकुलेशन करके उनको मेमोरी में भी स्टोर किया और फिर उनको स्क्रीन पे भी दर्शाया गया। इस तरह से जब भी आपने कोई प्रोग्राम बनाना है तो आपको अलग अलग कामों के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं। ये सब हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जब आप आगे अगले चैप्टर में प्रोग्रामिंग शुरू करोगे तो आपको कुछ चीज़ें, कंसेप्ट हैं जो आपको पहले पता होने चाहिए कि क्या है, तभी आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, कर पाओगे। जैसे कि इस प्रोग्राम से आपको पता लग गया है कि जब भी आपने कोई प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले आपको वेरिएबल्स, कुछ मैसेजेस के लिए, जैसे हमने हेलो फ्रॉम सी के लिए एक इंस्ट्रक्शन यूज़ की थी printf, वो क्या था, वो आउटपुट मैसेजेस के लिए है। कोई आउटपुट या मैसेज शो कराने के लिए हम सी में क्या यूज़ करते हैं, printf। उसी तरह से इनपुट कराने के लिए अलग इंस्ट्रक्शन यूज़ होगी, कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करनी है, कितने डिक्लेयर करनी है, ये सब हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल गई जब आपको, तभी आप बेसिक प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम्स बना सकोगे सी में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।